हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार जीके के लगभग 750 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर या मुजफ्फरपुर? तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जो संख्या है वो है मुंगेर जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गोपालगंज में गोपालगंज ने 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है। यानी कि गोपालगंज में सबसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि भागलपुर और मुंगेर जिलों में सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में डिस्कस किया, तो ऐसा कौन सा जिला है? दरभंगा, सिवान, गोपालगंज या सारण? तो गोपालगंज में जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बंगाल, मद्रास, पंजाब या बिहार, उड़ीसा? तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर उस समय थे जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा थे और इस आंदोलन के समय 21 नवंबर 1921 को इन्होंने त्यागपत्र दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार? तो पंचायतों में जो चुनाव होते हैं उसको कराने का जो निर्णय है वो होता है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसा कहा गया है पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या विधानसभा? तो राज्य विधानमंडल का अंग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। देखिए, राज्य विधानमंडल का अंग की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल है 168 और उसमें क्या होगा? राज्यपाल और 2 सदन, जिसमें से देखिए एक तो राज्यपाल होगा और इसके साथ साथ 2 सदन होंगे। जैसे कि हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य के अंतर्गत राज्यपाल होगा और 2 सदन होंगे। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ एक का नाम है विधान परिषद और दूसरे का नाम है विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन है जबकि विधानसभा निम्न सदन है। ठीक जैसे कि हमारे केंद्र सरकार में लोकसभा, राज्यसभा है, तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? राजगृह, पटना, बिहार शरीफ या गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का जो पुराना नाम था वो था उदंतपुरी। इसको उदंतपुरी या उदंतपुर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज या डायमैक्स? तो जानते हैं जैसे कि आप इसका इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
ग्रीक लेखक थे मेगास्थनीज, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी यूनानी भाषा में। मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत इस पुस्तक में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 7, 6 या 5? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? तो इसमें थे दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ये कुल मिलाकर 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को डिवाइड किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, पाल, गुप्त या कुषाण? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुप्त युग। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल? तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है उसका संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का जो अंतिचक गांव है वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। तो याद रखिए ये राजा कौन से थे? पाल राजा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है या होती थी? बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान या खगोल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विज्ञान विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साथ साथ में न्याय की, तत्व विज्ञान की और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सारनाथ। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या कालशोक? तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन किया था कालशोक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसकी अध्यक्षता की थी सबकामिनी। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरी बौद्ध संगति की। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? जो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी उस समय उसका संरक्षण कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अशोक। अशोक तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण थे उस समय। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अशोक के, हर्ष के, कालाशोक के या कनिष्क के? तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इनमें से इन सभी के लिए? तो बिहार जो है बिहार इन सभी के लिए एक धार्मिक केंद्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बिहार हिंदुओं, जैनियों और सबसे महत्वपूर्ण बौद्धों के लिए एक महान धार्मिक केंद्र रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो समान नहीं है? अहिंसा दोनों धर्मों में है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी देखने को मिलती है, दोनों धर्मों में ही वेदों के प्रति उदासीनता रहती है। आत्मा दमन या रीति व रिवाजों की अस्वीकृति? तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आत्मा दमन। वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की निषेध एवं प्रणालियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। जबकि तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। जैन धर्म में इसको कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी या रांची? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध या कुंडग्राम? तो जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का कुंडग्राम में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, बोध गया, गया या राजगीर? तो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में कराया था, राजगीर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और ये स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के 4 कोनों में बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां हैं जो इस स्तूप को और भी अधिक मनमोहक बनाती हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली या ये सभी? तो जैन धर्मावलंबियों के लिए ये तीनों ही जो स्थल हैं वो प्रमुख या मुख्य तीर्थ स्थल हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दीपावली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय या विवाह के अवसर पर? तो बिहार में लगनी राग ये अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर के, पूर्णिया के, मिथिला के या वैशाली के? तो विद्यापति जो थे वो मिथिला के निवासी थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने, रजा शाह ने, कवि विद्यापति ने या बुकानन ने? तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी नवल किशोर सिंह ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार या विवाह के समय या उपरोक्त सभी? तो ये अंतिम संस्कार में ये गाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को या 16 अगस्त 2005 को? तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था 19 जून 2002 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? भागलपुर, पटना, गया या मुजफ्फरपुर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या पटना? तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन या श्याम बहादुर सिंह? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी श्याम बहादुर सिंह। भारत के विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान से ट्रेन से लाए जा रहे 12 शरणार्थियों की रक्षा करते हुए श्याम बहादुर सिंह जी शहीद हुए थे और मातृभूमि और मानवता की रक्षा में कुर्बानी देने वाले सपूतों को सम्मान देने की योजना बनी, तो श्याम बहादुर सिंह का नाम ही सर्वप्रथम अशोक चक्र सम्मान के लिए चयनित किया गया। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी, मनेर, पूर्णिया या राजगीर? तो भगवान महावीर का देहावसान बिहार में हुआ था पावापुरी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महावीर को बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में निर्माण हुआ था, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से इनको मुक्ति मिल गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोधगया, पूर्णिया, गोलघर या चिरांद? तो सबसे पहले चिरांद से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और चिरांद ऐतिहासिक रूप से भी बहुत समृद्ध जगह है। यह खुदाई में नवपाषाण युग और ताम्र युग के समय का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, वास्तुकार महगोबिंद किस शासक के दरबार में था? अशोक के, अजातशत्रु के, बिंबिसार के या सुसुनाग के? तो वास्तुकार महगोबिंद जो है ये बिंबिसार के समय ये उनके दरबार में था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और मगध की राजधानी राजगीर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 115 ईसा पूर्व में, 227 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या फिर 315 ईसा पूर्व में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। और शासक कौन था उस समय? शासक था अजातशत्रु, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्ष था महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगति का। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाला जो शासक था वो था बिंबिसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? बोध गया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से या बक्सर व चिरांद से? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बक्सर व चिरांद से काले चमकीले मृदभांड है वो प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1345 में, 1432 में, 1103 ईसा पूर्व में या फिर 1203 ईस्वी में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1203। बिहार में तुर्क शासन का जो युग है वो 1203 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को या पाटलिपुत्र को? तो बिहार में उदंतपुरी को बिहार शरीफ भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए, बिहार शरीफ में एक विशाल बौद्ध विहार जो बौद्ध ज्ञान प्रतिष्ठान है उदंतपुरी है, जिस पर बिहार का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं? वैशाली, अंग, मिथिला या पाटलिपुत्र? तो 2 यक्ष मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र से प्राप्त 2 यक्ष मूर्तियाँ तथा दीदारगंज या पटना से प्राप्त चामरग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य चित्रकला के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में? तो अजगैबीनाथ जो मंदिर है ये सुल्तानगंज में स्थित है। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। अजगैबीनाथ मंदिर या अजगैबीनाथ धाम भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन या प्रभामित्र? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे शीलभद्र। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। शीलभद्र एक बौद्ध भिक्षु थे और साथ साथ दार्शनिक भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार या कुमारगुप्त प्रथम? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1967 में, 1971 में या फिर 1932 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में। 1971 में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1955, 1954, 1965 या 1953? तो ये भी हुई थी 1956 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1958 में, 1957 में या फिर 1960 में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है 1959 में। अगला प्रश्न है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1970 में, 1972 में या 1971 में? तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन ए, 1969 में।
1969 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से या सुल्तानगंज से? तो बिहार में बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति यानी तांबे की जो मूर्ति है ये प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशाल ताम्र प्रतिमा है जो 1861 ईस्वी में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी और संप्रति ये प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय में है और इसका जो वजन है वो लगभग 500 किलोग्राम से अधिक है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की चक्रवर्ती देवी ये जो है मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूलतः मालियों द्वारा विकसित एवं प्रतिपालित चित्रकला शैली की एक प्रमुख कलाकार चक्रवर्ती देवी का निधन 2009 में हो गया था। तो कुल मिलाकर ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कवर किया आज की वीडियो में। बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम आने वाली वीडियोस में जल्दी ही कवर करेंगे। इसके अलावा हम करंट अफेयर्स और साइंस के भी प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी और आने वाली जो वीडियोस हमारे द्वारा लाई जाएंगी वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगी। इसके अलावा आपके कोई सुझाव यदि हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से थैंक यू आप लोगों का यहाँ तक वीडियो को पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।